ये जो अभी चल रहा था, इसमें पाकिस्तान तो एक तरह से मर सा गया था, तो उसको अंतिम समय पर अमेरिका ने क्यों बचाया? देखिए, आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनका स्टेक कहीं ना कहीं हर जगह है। और पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा से क्रूशियल रहा। एक बात हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग या डेवलपमेंट या एग्रीमेंट या फोरम की बात करते हैं, कोई नहीं चाहता कि भारत मजबूत बने। ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको ये पता है कि इतना बड़ा बाजार है, और अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया और भारत एक स्ट्रांग कंट्री बन गया, तो पूरी दुनिया को ये डर है कि कहीं ये दूसरा जो है चाइना का वर्जन ना बन जाए, कि हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकें। और फिर दोनों बड़े बाजार अमेरिका और इंडिया और चाइना, करीब अगर आप देखें तो 1.5 अरब की आबादी यहाँ और 1.5 यहाँ, तो 8 में से 3 अरब तो यहाँ, कुल मिला के हम ये कह रहे हैं 40% लोग तो हमारे पास ही है। बाकी आप घूमते रहिए पूरी दुनिया में माल बेचने के लिए। तो ये एक ग्लोबल चैलेंज भी है। पूरी दुनिया भारत को बाजार की तरह देखती है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं चाहता है एक्सेप्ट इंडियन पीपल। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बल्कि इंडियन पीपल में भी एक बड़ा सेक्शन है जो नहीं चाहता कि भारत मजबूत ये बने। वही लोग हैं सर, जो जिनको विदेशी संरक्षण मिला हुआ है या जो फॉरेन फंडेड हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके अपने एजेंडा हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, तो उनको तो वही करना है जो उनके मास्टर्स बोलते हैं। क्योंकि दो तरह के हम बात कर रहे हैं ना, कि आज की तारीख में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप स्टेट। डीप स्टेट के अंदर भी कई लेयर्स होती हैं। एक लेयर वो होती है जो बिहाइंड द सीन बिल्कुल अंधेरे में रह के काम करते हैं, और वो सब तरह के, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या कुछ और डिस्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज हो, दंगे प्रदर्शन हो, वो करवाते हैं। लेकिन एक डीप स्टेट का हिस्सा होता है जो पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उनका एक खास टोन है। वो हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। उनके जो, जिसको कह सकते हैं कि जो उनके गॉड फादर्स हैं या जो उनके मास्टर्स हैं, जैसा आदेश आएगा वैसी ही वहां पे बातचीत होगी। तो ये बात हमें समझनी होगी। और वो लोग भारत को क्यों स्ट्रांग होने देना चाहेंगे? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं उससे भारत स्ट्रांग होगा या वीक होगा। उनको एक ही चीज पता है कि मेरे मालिक ने, मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि जाके तुम ये क्रिटिसाइज करो, शोर मचाओ, इशू उठाओ, जिससे इंडिया एंगेज रहे, आगे ना बढ़ सके। ये हमारा एजेंडा है। कोई डेवलपमेंट पॉलिसी मत आने दो, कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन मत होने दो, जानबूझ के उसमें वेलफेयर इश्यूज जोड़ते रहो, लेबर इश्यूज जोड़ते रहो, किसानों के इश्यूज जोड़ते रहो, जिससे भारत आगे ना बढ़ सके। और ये वेल डिफाइंड एजेंडा है, और इसके अंदर कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। तो ये बताएं कि ये जो 3.5 दिन का जो एक इंटेंस, मैं कहूँगा, इंगेजमेंट हुआ, वॉर तो इसको नहीं कह सकते, वॉर तो दोनों तरफ से किसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया, लेकिन जो इंटेंस इंगेजमेंट हुआ, इसमें भारत का जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो चरित्र था वो इतना निखर के सामने आया कि साहब, चाइना की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होगी, यूएस की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होने के कगार पे थी, और तभी यूएस कूद के आया बीच में और कहा, अरे साहब बड़ी खतरनाक इंटेलिजेंस है, और साहब ये पता नहीं क्या थी वो इंटेलिजेंस की वो न्यूक चला देंगे या न्यूक्स जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, जो भी था। तो वो खतरनाक इंटेलिजेंस का बहाना बना के और पाकिस्तान को एक तरह से सरेंडर कराया गया कि भाई तुम फोन करो और बच निकलो। तो ये क्या केवल ये मार्केट का ही कंसिडरेशन था या और भी इसमें कुछ था? सर देखिए, जब डिफेंस की बात आती है तो मार्केट के साथ साथ और कई डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप F-16 की बात कर रहे हैं या आप मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, एक तो बाजार है ही है, वो तो एक अलग चीज है।
लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की भी बात आती है, यहाँ पे आपका जो इकोसिस्टम है उसकी भी बात आती है। और यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो चाइना और अमेरिका दोनों की नींद इसलिए उड़ी हुई थी कि मान लीजिए कि भारत की सेनाओं ने इनके हवाई जहाज, इनके मिसाइल्स को बेकार साबित कर दिया तो ये खरीदेगा कौन? तो जो आज ये इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड इक्विटी बनाई है कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर दिस एंड वी आर दैट, तो ये तो सब पोल खुल जाएंगी। तो जो एग्जिस्टिंग बाजार है, जो कस्टमर है, जो लेने का सोच रहा था, एक तो वो भाग जाएगा, वो तो डायरेक्ट कमर्शियल लॉस है। दूसरा, अमेरिका और चाइना एक दूसरे को ये एक्सपोज कर देंगे कि उनकी टेक्नोलॉजीज में कितना दम है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के लिए दोनों जो कॉमन पॉइंट है वो है आपका ताइवान, और वहां पे इनको यही तकनीकें इस्तेमाल करनी है, टेक्नोलॉजीज करनी है, कुछ और जोड़ देंगे जो इन्होंने अभी कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, नहीं बताई होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के ऊपर अपनी साख को बचाने का बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसमें सबसे बड़ा गेन ये था, उदाहरण के लिए सर, कि अगर F-16 को S-400 ने मार गिराया तो रशिया का जो मार्केट है S-400 का वो बढ़ गया और अमेरिका के प्लेन्स का मार्केट गिर गया। इसी तरह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। तो लोग कहेंगे भैया ये सब फालतू के खिलौने लेने से क्या फायदा, हम S-400 ही ले लेते हैं और मिसाइल बना लेते हैं, भारत से ब्रह्मोस ले लेते हैं, भारत रशिया कोलैबोरेशन, और S-400 हम रशिया से ले लेते हैं। अब जिसका मर्जी हवाई जहाज और ड्रोन आने तो सबको हम गिराते रहेंगे, हमें क्या मतलब है इनके हवाई जहाज खरीदने से। तो जो रणनीति है वो बहुत तेजी से बदलती, बहुत बड़ा बाजार को झटका लगता, और फिर इनको ये समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या, क्योंकि इस तरह का जो डैमेज होता है ना सर, इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। और अगर आज F-16 किसी काम के नहीं रहे S-400 के सामने, तो अब F-16 कौन खरीदेगा? अब चॉइस बहुत सिंपल है, मैंने इस पे एक पूरा कैलकुलेशन किया है मेरे चैनल पे, विजय सरदाना इनसाइट पे। कल अगर आप उसमें कैलकुलेशन देखें तो मैंने ये किया कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, और बकायदा मैंने टारगेट काउंट करके उसका एनालिसिस किया है, डिटेल्ड एनालिसिस, और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया लोगों ने उस पर। जितने भी वहां पे हथियार चाहिए, अगर मान लीजिए हम डिफेंसिव अप्रोच लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम दुनिया भर के हवाई जहाज भेजते ही नहीं, हम सिर्फ ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं। कारण बहुत सिंपल है कि उसका तोड़ अभी पाकिस्तान के पास नहीं है, और टोटल जो टारगेट है पाकिस्तान में, मैक्सिमम आप उसको देख लें, क्रिटिकल जो टारगेट है वो 100 है, ज्यादा नहीं है। और 100 टारगेट्स को, और डेप्थ जो उसकी है वो 300 किलोमीटर है। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई 2000 किलोमीटर दूर है या कोई 1500 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचेंगे कैसे हम? जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो है 300 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर से, सारे इंपॉर्टेंट टारगेट उसके अंदर अंदर है। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो पेशावर को तो हमने हिट कर दिया था, पेशावर 350 किलोमीटर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सब बलूचिस्तान और जो बॉर्डर एरियाज हैं, पख्तूनख्वा वगैरह, वहां पे आप 300 किलोमीटर के बाद की बात आती है, उनको आप छोड़ दो, वहां से कोई आएगा भी तो बहुत लंबा टाइम लगता है, इतनी देर में इंडियन फोर्सेस मैनेज कर लेंगी, क्योंकि टाइम लैग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफेंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन बॉर्डर से 300 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके पास 100 स्ट्रेटेजिक टारगेट है, पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है। उसको अगर मैं ये कह रहा हूं कि हर टारगेट पे अगर आप एक ब्रह्मोस मिसाइल लगाते हो, और मैं मार्केट रेट मान के चलता हूं ब्रह्मोस का करीब 38 से 40 करोड़, अगर 40 करोड़ भी है, 100 का मतलब हुआ 4000 करोड़। अगर एक टारगेट पे आपने एवरेज 5 भी लगा दिए तो क्या हुआ, 200 करोड़ पर टारगेट, जबकि उन टारगेट्स को बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा आया होगा। पावर प्लांट्स हैं, पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, तो आप 100 से 200 करोड़ का खर्चा करके आप उनके 1000 से 2000 करोड़ का टारगेट उड़ा सकते हो। मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए की कि आप कहेंगे कि सर वहां पे आतंकवादी कैंप है, अरे मैंने कहा उस कैंप के ऊपर 400 रुपए वाले तंबू के ऊपर 40 करोड़ का मिसाइल फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता ना। उसको आप उनकी सप्लाई लाइन तोड़ दो, आप पानी मत होने दो, पेट्रोल मत आने दो, बिजली मत आने दो, अपने आप आर्मी बैठ जाएगी, खाना मत आने दो, तो कहां जाएंगे लोग? तो आपका टोटल खर्चा है 20,000 करोड़ रुपए,
और सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स 20,000 करोड़ आप बाकी और कंटिजेंसी में रख लीजिए, एयरक्राफ्ट के लिए, सर्वेलेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जो भी है। तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ ही गया ना सर। आपको कुछ नहीं करना, ना वहां बिजली ना पानी, अपने आप लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी क्या करेगी? जब तक आर्मी के पीछे सप्लाईज नहीं है तो खाली टैंक में बिना पेट्रोल के टैंक को लेके वो क्या घूमेंगे सर? खाना नहीं होगा फौजी के पास तो कितने दिन वो बंदूक तान के खड़ा होगा बॉर्डर पे? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आज की दुनिया में आपको सप्लाई लाइन पे काम करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन आर्मी फोर्सेस ने जो कार्रवाई करी है, ये बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाके अगर आपने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी कॉर्नर अब सुरक्षित नहीं है। तो अभी तक जो कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, अब ये पूरा जो पोर्टफोलियो है, ये जो पूरा जो प्लेग्राउंड है, ये पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो सकता है। कश्मीर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट एरिया।